Hello, friends, and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal, and today, in continuation with interview with the achievers, we have with us Shivam Mishra, sir. Welcome, sir. Thank you, ma'am. He is an IES from 2018 batch with the AIR of 114. He has completed his BTech from Lucknow and has been allotted the Department of Border Red Organizations. So today we'll be discussing with him his journey towards IES, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे इन्होंने अपनी चैनल एनर्जी को चैनलाइज करके उसको अच्छे से यूटिलाइज करा और IES क्लियर किया. So sir, we'll be starting with a little background. आप कहाँ से हैं, आपकी फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से हुई और बाकी आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, वो सब के बारे में. मैं तो लखनऊ से हूँ प्रॉपर. लखनऊ से 18 किलोमीटर दूर मेरा गांव है लादातपुर, वहां से हूँ. तो मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग वहीं गांव से हुई. पास में एक कस्बा पड़ता है, टाउन एरिया इटौंजा, वहीं से स्कूलिंग मैंने करी 6, 7, 8 तक. उसके बाद मैंने लखनऊ में एक स्कूल ज्वाइन किया, प्राइवेट स्कूल था. उसके बाद फर्स्ट ईयर और इंटर मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से किया, नेशनल इंटर कॉलेज. उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन तो हो रही थी उस टाइम, बट ऐसा लगा कि IIT करता हूँ, IIT करके कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ. तो सिर्फ नाम सुना था सबसे कि IIT ऐसे करते हैं, ये एग्जाम इस टाइम पे फॉर्म आता है और मैथ्स ज्यादा आती है, फिजिक्स आती है, बट पता नहीं था कि प्रिपरेशन कितनी टफ होती है और कैसे करनी चाहिए. तो मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर दिया जब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 12th में. तो क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और बहुत कम मार्क्स आए थे. बट फिर पता चला कोटा के बारे में कि वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं और वहां से सिलेक्शन होता है. तो ये नहीं पता था कैसे मेहनत कितना करके, बस ये पता था कोटा जाके सिलेक्शन हो ही जाता है. तो मुझे भी लगा मेरा हो जाएगा. तो क्योंकि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक बैकग्राउंड से हूँ, तो उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम हो रही थी. बट पापा से मैंने बोला कैसे भी करके आप कोटा भेज दो, मैं कैसे भी कर लूंगा. तो पापा ने मुझे कोटा तो भेज दिया. बट वहां पे जब पहुंचा तो काफी कंपटीशन था, स्टूडेंट्स काफी अच्छे से पढ़ रहे थे. और एक तरफ ये भी था कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकला था 12th तक. तो फिर मुझे ये भी प्रॉब्लम होने लगी कि वहां पे अकेले कैसे रहें, कैसे पढ़ाई करें, ये सब भी प्रॉब्लम होने लगी. तो इस वजह से वो इम्पैक्ट जो है मेरी स्टडी पे दिखने लगा और मैं वहां पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से कोटा जाने के बावजूद भी मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरी अच्छे मार्क्स नहीं आए. बाकी वहां पे थोड़ा फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम हुई, बट उन सबको मैंने मैनेज किया, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ. तो उस टाइम पे तो मैंने यही सोचा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए. तो उस टाइम पे फिर मैं आगे बढ़ गया और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ UP-TU के एक प्राइवेट कॉलेज में, जिसका नाम है श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. तो क्योंकि ये लखनऊ में था और मुझे फी वेवर सीट मिल गई थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैंने लखनऊ में ही ले लिया तो वैसे कोटा में पैसे खर्च हो चुके हैं और आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो वेस्ट हो चुके हैं. तो अगर लखनऊ में ही रह के मैंने करी तो घर से मैं आ जा सकता हूँ और इससे थोड़ा पैसे बचा सकता हूँ और अपनी BTech भी कंप्लीट कर सकता हूँ. इसीलिए मेरा मेन मोटिव था कि लखनऊ में कॉलेज लेने का. लखनऊ में ही SRM-CM कॉलेज लिया और पढ़ाई शुरू करी. तो क्योंकि मैं 12th तक हिंदी मीडियम से था, तो उस टाइम पे मुझे काफी प्रॉब्लम होने लगी मैम, क्योंकि BTech सारा इंग्लिश में था और उसमें भी जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आपके थे इन्वायरमेंट के और बाकी अदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, वहां पे मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी. इवन मैं क्विजेस में पास नहीं हो पाता था. 30 मार्क्स में मेरे 11-12 मार्क्स नहीं आते थे, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लिश को लेकर. बट उसको फिर मुझे लगा कि अगर मैंने मैनेज नहीं किया तो उसको क्विट करके तो भाग नहीं सकता हूँ. फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया इंग्लिश को और अच्छे से डिक्शनरी और सब यूज करना शुरू किया. फ्रेंड से भी सजेशन लेने लगा, क्योंकि वहां पे जो प्राइवेट कॉलेज है मेरा, वहां पे अच्छे अच्छे स्कूल से CMS, LPS जो हमारे लखनऊ के अच्छे अच्छे स्कूल है, वहां से आते हैं स्टूडेंट. बट उनसे मैंने पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाए, उनसे पूछा कैसे पढ़ाई करूं. मेरा एक फ्रेंड है शिवांग द्विवेदी, उसने काफी मेरी हेल्प करी इंग्लिश सीखने में. तो इस तरह से मैं सीखने लगा और उसके बाद सेकेंड ही ईयर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे. इवन मैं टॉप करने लगा था वहां पे, 2nd, 3rd रैंक आने लगी थी मेरी सारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स में. तो उस टाइम पे मुझे ये फील हुआ कि अगर आप मेहनत करो तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी, अचीव होगी. तो कॉन्फिडेंस वहां से बिल्डअप होने लगा. फिर मैंने शुरुआत करी धीरे धीरे, फिर और मोटिवेशन मिलने लगा. फिर वहां पे जो प्राइजेस होते हैं छोटे मोटे, जो मनी आपको प्राइज मनी मिलती है टॉप करने की, वो मिली. फिर घर पे बताया और अच्छा लगने लगा. फिर मैंने इसी तरह से स्टार्ट कर दी पढ़ाई. फिर ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो किसी गवर्नमेंट जॉब में मैं अप्लाई कर सकता हूँ और सिलेक्ट हो सकता हूँ.
लेकिन मुझे पता नहीं था कहाँ पे जाना है, क्या करना है। हाँ, बस ये पता था बीटेक से जॉब लगती है प्राइवेट में, बट मुझे प्राइवेट नहीं करना था। तो सही मैं बात। ऐसे ही करता गया। फिर फोर्थ ईयर में आके मुझे पता चला कि आईएएस और गेट जैसा कोई एग्जाम होता है जिसमें मैं अपेयर हो सकता हूँ और मुझे डायरेक्टली जॉब मिल सकती है। तो हाँ, ये तो मुझे मेरे कॉलेज के फैकल्टी ने, एक फैकल्टी है मिस्टर आशीष मिश्रा सर, उन्होंने बताया था। तो अच्छा। मैंने भी अप्लाई कर दिया, बट उस साल तो मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो सका। हाँ, क्योंकि आईएएस के लिए मैं उस टाइम एलिजिबल नहीं था, हाँ, मेरी हाँ, एज नहीं थी, बट गेट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। तो उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया दिल्ली में प्रिपरेशन करके। अच्छा। तो जब दिल्ली प्रिपरेशन करने आया, वहां पे भी काफी हार्ड वर्क करना पड़ा, काफी प्रॉब्लम हुई, बट किसी तरह से वो सब मैनेज कर लिया। और एक साल की प्रिपरेशन में ही मेरा फाइनली आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है आईएएस के सिलेक्शन तक। पीछे काफी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट फाइनली सिलेक्ट हो गया मैं। तो सर आपने आईईएस ही क्यों चुना, कोई पीएसयू क्यों नहीं, कोई और गेट से एमटेक करने का क्यों नहीं, व्हाई आईईएस? यस मैम। एक्चुअली मैम, जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे मैं देख रहा था कि जो मेरे फ्रेंड्स थे बीटेक में, वो सब किसी आईटी सेक्टर कंपनी में चले गए, या किसी मैकेनिकल से हटके किसी और दूसरी कंपनी में चले गए, सीएस की। तो हाँ, मुझे लगता था यार, अगर आपको पहले ही ये सब करना था तो फिर मैकेनिकल क्यों ऑप्ट करी थी। सही बात है। तो मुझे ये लगा कि मैकेनिकल अगर ऑप्ट करिए तो उसका यूटिलाइजेशन जरूर होना चाहिए अपनी लाइफ में। हाँ, तो उसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं आईएएस की जॉब्स में जाऊंगा तो ये कोर जॉब्स होंगी मैकेनिकल की, जहां से मुझे एक्सपोजर मिलेगा मैकेनिकल को लेकर, और बिल्कुल। मैं अच्छे से अपनी जो पैशन को है उसको अप्लाई कर पाऊंगा फील्ड में। अपनी तो और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं मैकेनिकल के, जो काफी अच्छे से हमें मैकेनिकल का एक्सपोजर देते हैं। तो इसीलिए मैंने मेनली फोकस आईईएस पे किया था। और बाकी ऑयल कंपनीज में भी मुझे फीडबैक यही मिल रहा था कि उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है। और सेकंड चीज ये भी बोले कि मेरा सिलेक्शन भी उस टाइम नहीं हो पाया था, बट फाइनली ईएस में फोकस करने की वजह से मेरा फाइनली ईएस में ही सिलेक्शन हो गया था। ओके, वेरी वेरी आपकी स्टोरी बहुत स्ट्रगलिंग भी रही और बहुत जो है, लेकिन फिर भी आपने उतनी मुश्किलों के बावजूद भी, उतनी दिक्कतों के बावजूद भी ओवरकम किया सबको, और अपना जो भी आपने सोचा था, जो भी डिसाइड किया था अपना गोल, उसको अचीव किया, विच इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन आपने जैसे हमें बताया कि ये जो मेन रीजन था स्ट्रगल का, वो था एक गाइडेंस की कमी। यानी कोई बताने, अगर आपको क्या पता सही टाइम पे ही गाइडेंस मिल जाती, सही टाइम पे ही एक अच्छी सही डायरेक्शन मिल जाती, तो मे बी आप अपना गोल और जल्दी अचीव कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है, कोचिंग की या गाइडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन में? यस मैम। पहले तो मैम ये बता दूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जहां से कुछ भी मिल रहा है वहां से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीजें अप्लाई हाँ, करना शुरू कर देते हैं, किसी एक चीज पे भरोसा नहीं करते, जी, जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है अपनी लाइफ में। तो पहली चीज तो, आप अगर किसी से सजेशन ले रहे हो तो आपको भरोसा होना चाहिए कि वो जो हमें एडवाइस दे रहा है वो सही एडवाइस है और उसी को मैं फॉलो करूंगा। किसी भी इंसान की लाइफ में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइडेंस का। और मेरी लाइफ में भी रहा है। मैंने गाइडेंस अपनी एक फैकल्टी है कॉलेज के, मिस्टर आशीष मिश्रा सर, उन्हीं से ली थी स्टार्टिंग में आईएएस के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि आईएएस एग्जाम में कैसे अपेयर हो सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक्स, रेफरेंस, सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने ही मुझे कोचिंग के बारे में बताया था कि इस कोचिंग में जाके ऐसे अपेयर हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी उस टाइम पे। तो मुझे ये लगता है कि गाइडेंस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो आपकी जो मेहनत होगी, मेहनत का लेवल होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही, हो सकता है किसी सेम चीज को अचीव करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जी, जी, तो जी, इसलिए आपको ये फोकस रहना चाहिए कि आप गाइडेंस कहाँ से ले रहे हैं, कैसी गाइडेंस ले रहे हैं, वो सही है कि नहीं। सारी डेटा आप चेक कर सकते हैं चीजों को, और उसके अकॉर्डिंग आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि कोचिंग का रोल बहुत होता है इंपॉर्टेंट। बट अगर कोई कोचिंग नहीं कर सकता है स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी सिलेक्ट हो सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जी, बहुत अच्छी पब्लिकेशन, कई सारे पब्लिकेशन है, उनकी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। तो आप उनको पढ़ के, अगर कोई भी डाउट है तो उसकी थ्योरी को पढ़ के अच्छे से, सिलेबस को देख के अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिना कोचिंग के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की। गाइडेंस की पर जितनी इम्पोर्टेंस है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप गाइडेंस किससे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं,
और Yes, किसी ma'am. हद तक ये भी एक सही अप्रोच नहीं है मेरे हिसाब से कि आप किसी से जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजी को एज इट इज कॉपी कर लें, Yes, ma'am. क्योंकि उसमें भी दिक्कत ही है, क्योंकि जो उनको बिल्कुल भी सूट कर रहा है वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको Yes, जज ma'am, करना बिल्कुल. पड़ेगा। ये बताने Yes, वाला ma'am. नहीं बता सकता है, वो केवल ये बता सकता है कि हमने कैसे तैयारी की। ये आपको जज Exactly. करना होगा कि आप उनकी जी उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बट आपको उसमें एड ऑन करना ही पड़ेगा अपने हाँ। अकॉर्डिंग उसको बनाने के लिए. यस मैम, श्योर. तो इसके अलावा सर हमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एस्पिरेंट्स को एब्सोल्युटली अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी गलतियां जिनसे रिजल्ट ही पे ही नहीं, मतलब रैंक पे ही नहीं, सिलेक्शन ऑल इन ऑल ही खतरे में आ जाता है। ऐसी कौन सी चीजें यस. बिल्कुल नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन में? यस मैम. पहली चीज तो एग्जाम में अपेयर होने से पहले एग्जाम के फॉर्मेट को अच्छे से समझना चाहिए, एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, किस लिमिट तक पढ़ना है. कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट जब पढ़ाई स्टार्ट करता है तो वो अगर उसको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया तो वो काफी डीप में उस टॉपिक को ले जाता है, अच्छे से पढ़ता है. वो चीज अच्छी है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ये भी है कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं है एग्जाम में. तो आपको उसी लिमिट तक पढ़ना है जहां तक उससे क्वेश्चन पूछे जाते सकते हैं. हो सकता है एमटेक लेवल का आपने पढ़ लिया हो, बट उसमें अगर बीटेक लेवल का ही आएगा तो आपको फायदा नहीं आगे का पढ़ने का. तो मेनली आपको लिमिट बनाकर रखनी है कि आपको किस सिलेबस तक, कहाँ तक, किस टॉपिक तक पढ़ना है हमें अच्छे से, ये ध्यान में रखना है. दूसरी चीज, आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है. लाइक आपको ईएस में, प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करनी होती है. अगर आप कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएंगे, बट आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी प्रीलिम्स एग्जाम में. और अगर आप गेट के लिए अपेयर हो रहे हैं तो गेट में कैलकुलेटर अलाउड है, बट वो ऑनलाइन कैलकुलेटर है, तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये सब फॉर्मेट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए. उसके अलावा मैं बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आप टेस्ट सीरीज अच्छे से करते हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज होती है, कुछ कुछ फुल सिलेबस होती है, आप उन सब टेस्ट सीरीज को अच्छे से सिंसियरली अपेयर होते हैं उसमें, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. और जो क्वेश्चन आपको उसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे हैं या फिर आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, उनको आप अलग से नोट डाउन करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं. इसके अलावा टेस्ट सीरीज के अलावा कैलकुलेटर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, बाकी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, 3 इसके फेज हैं. तो अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ मेंस के टफ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लेंदी होती हैं, उनको सॉल्व करने की उस टाइम पे बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आपको सॉल्व करना है मेंस के क्वेश्चन तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो प्रीलिम्स से भी उनके वो हेल्प कर सकते हैं. यस मैम, प्रीलिम्स से भी वो आए हुए हैं बट इन द शॉर्ट फॉर्मेट, तो वो आप कर सकते हैं. बट ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं जो बहुत लेंदी है, मेंस में ही आ सकते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछ सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स में जैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कुछ फॉर्मूले इतने बड़े बड़े हैं जो आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो उन फॉर्मूले पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनको आप अवॉइड कर सकते हो. बट वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, उनको जरूर अच्छे से पढ़ना है. और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो फुल फ्लेज. और बाकी मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तो ऐसा फेज है जो आप अपनी एक्चुअल लाइफ को वहां दिखाते हो. हाँ. तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग शुरू से ही कर देनी चाहिए कि आप फील करो आप आईएएस हो, आप वैसे ही रिएक्ट करो, वैसे ही बातचीत करो, अपनी हॉबीज को फॉलो करो उसी तरह से. तो इंटरव्यू के लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं है, थोड़ी बहुत थ्योरीज की होती है, वो तो आप उसी टाइम पे कर सकते हो, बट बिहेव आपको पहले से ही वैसे करना पड़ेगा. जी. yes, एक और इसमें जो मैंने देखा है कि जब एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, ईएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहली स्टेज प्रीलिम्स है, तो मेन फोकस, पूरा फोकस तैयारी शुरू करने से लेकर प्रीलिम्स होने तक फोकस प्रीलिम्स पे ही रहता है. केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. इंटरव्यू के बारे में तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि उसकी प्रिपरेशन तो लास्ट 1 महीने में. तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? प्रीलिम्स की तैयारी तो चलती ही रहती है, पर मेंस की या इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करने का सही टाइम कौन सा है? यस मैम, जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको मेंस में भी हेल्प कर सकते हैं. हाँ, तो आप उनको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. हाँ. ठीक है. और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, वो नहीं सॉल्व करने प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं आ सकते, तो उनको आप अवॉइड करो. तो मेनली वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपके प्रीलिम्स के फॉर्मेट में भी हैं और मेंस में भी हैं, उनको आप अच्छे से कर सकते हो. और वेटेज पे भी फोकस रहना चाहिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे इतना वेटेज है तो उसको आपको ज्यादा टाइम देना है,
नॉन टेक्निकल पे कम फोकस है या वो मेंस में नहीं आएगा तो उस पर कम टाइम देना है, बट आप टेक्निकल पोर्शन को ज्यादा टाइम दे सकते हो। जी। और बात करूं मैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में अगर हॉबीज पूछते हैं या कुछ भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो आप वहां पे तुरंत हॉबी नहीं डेवलप कर सकते, फिर प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। वो आपको एक्चुअल जो आपकी लाइफ में है वही शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो आपने जिस दिन से आईएएस का एग्जाम देने का सोचा है उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। आपको उसी तरह बिहेव करना पड़ेगा, उसी तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा, किसी भी चीजों पे डिसीजन मेकिंग बनना पड़ेगा। तो कई सारी चीजें इंटरव्यू के लिए आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो तो उसी टाइम पे कवर हो जाता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स इंटरव्यू के टाइम पे। बट जो आपकी साइकोलॉजिकल टच होता है इंटरव्यू में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप पहले से स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन, लाइक अपने आप में अपनी लाइफ में उसको फॉलो करके। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो सर आप हमें ये बताइए कि जब प्री लोग अटेम्प्ट करते हैं, यानी जो एक डे ऑफ एग्जाम होता है, पेपर को अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी क्या है? इसमें भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, अलग अलग। कुछ लोग रिवीजन बिल्कुल एंड के लिए छोड़ देते हैं, कुछ लोग रिवीजन हर वीक करते हैं। पेपर के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होगी? मतलब कि प्रीलिम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे अपना रिवीजन को प्लान करें? यस मैम, मैं तो इसके लिए मैम लास्ट के जो 1 मंथ होता है, 1 to 1.5 मंथ, वो मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। उस टाइम पे जो रिवीजन होता है वही आपको लास्ट में एग्जाम में याद आएगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था मैम, पहले तो सारे सब्जेक्ट को नोट डाउन कर लेता था, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कि किसका कितना वेटेज है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं रिवीजन स्टार्ट करता था मैम। तो अगर मैंने कोई सब्जेक्ट उठाया तो मैं टाइम लिमिट देता था कि इसको 3 दिन में पूरा रिवीजन करना है, और उसी हिसाब से मैं रिवीजन स्टार्ट करता था और टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट करता था। उसके बाद उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करता था साथ ही में रिवीजन के टाइम पे ही। और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे थे, तो शॉर्ट नोट्स को भी मैं रिवाइज करता था। जब मेरा वो सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो गया उसके बाद मैं सेकंड सब्जेक्ट को उठाता था। लेकिन वो जो मैंने पहले सब्जेक्ट रिवाइज किया था उसको याद करने के लिए आपको कुछ तो करते रहना पड़ेगा। उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। मॉर्निंग में 5 या 6 बजे उठ के मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता था। और साथ में पैरेलली आपको जीएस पोर्शन भी कवर करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता था, रात में जब एग्जॉस्ट हो जाता था टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ के, उस टाइम पे मैं ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ता था, क्योंकि उसमें थ्योरी होती है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर वो इजिली याद हो जाती है। या फिर आप एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकते हो उस टाइम पे, उस पर फोकस हो सकते हो। तो शाम पे मैं जीएस पोर्शन पे फोकस रहता था, और मॉर्निंग में जब फ्रेश होता था उस टाइम पे मैं टेक्निकल सब्जेक्ट को की पढ़ाई करता था और रिवीजन भी करता था उसी टाइम पे। यस मैम। और अगर आपको एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करना, यस मैम, अगर आपको एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने की बात बताऊं मैं, तो उसमें तो मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ कि जो मुझे पहले आते हैं अच्छे से उनको मैं सारे अटेम्प्ट करता हूँ अच्छे से। क्योंकि अगर लास्ट में टाइम कम बचा या फिर आपका दिमाग टेंशन में है तो हो सकता है जो क्वेश्चन आपको आता हो वो भी आप गलत करके आ जाओ। इसलिए मैं पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, या फिर कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं 1-2 बार एफर्ट करता हूँ, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं उसको सर्कल कर लेता हूँ। और लास्ट में जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उन सर्कल क्वेश्चन को देखता हूँ। और इसी तरह से प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। लास्ट में जो सर्कल करके रखे थे वो सॉल्व भी हो गए थे बाद में, जब मेरी टेंशन खत्म हो गई कि मुझे आने वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरह फॉलो कर सकते हैं आप कि टफ क्वेश्चंस को बाद में करिए, पहले इजी क्वेश्चंस को कर लीजिए, जो आपको मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम उतने तो आप कवर कर लो कम से कम। यस, सही बात है। पहले अटेम्प्ट में एक बार कम से कम जो आ रहे हैं क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं तो करके, फिर उसके बाद थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में जो थोड़े एफर्ट वाले क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो सर आपकी मेंस में भी रिवीजन स्ट्रैटेजी यही रही, सेम रही, या फिर मेंस में आपने कुछ चेंज किया इसमें, या इसी तरह से रिवीजन फिर से किया सब सब्जेक्ट्स का? मेंस में भी मैम रिवीजन स्ट्रैटेजी तो सेम थी, बट जो फॉर्मेट थोड़ा होता है सब्जेक्टिव, तो उसको लेकर मैंने थोड़ा चेंज किया था। लाइक जो छोटे छोटे थ्योरीज थे, कॉन्सेप्ट थे, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। जो छोटे छोटे फॉर्मूले उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। और जो चीजें मैंने प्रीलिम्स में कर रखी थी, प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं उनपे, मेंस में नहीं आ सकते, उनको मैंने अवॉइड कर दिया। और बाकी जो डेरिवेशंस होते हैं, आपके प्रूफ होते हैं, या फिर कोई लेंथी क्वेश्चन है, उनको मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता था प्रॉपर। उसको स्टार्टिंग से एंड तक जब तक आंसर नहीं आ जाता तो मैं अच्छे से सॉल्व करता था विद कैल्सी, जिससे मुझे एग्जाम टाइम में ना फेस करना पड़े प्रॉब्लम।
तो ये इस वजह से आपने उनको बहुत अच्छे अच्छा से सॉल्व point करता बताया, था। क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि केवल यस कैंडिडेट्स ये ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, ये फॉर्मूला लगा के ठीक है इस तरह हो जाएगा, एंड तक सॉल्व नहीं करते जब भी प्रैक्टिस करते हैं। यस इसकी मैम। वजह से बहुत रिpercussions फेस करते हैं मेंस एग्जाम में, क्योंकि स्टेप मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है। पूरा आपका यस एंड वाला आंसर सही होगा तभी वो पूरे आपका सोल्यूशन पढ़ेंगे भी, नहीं तो पढ़ेंगे भी नहीं। तो ये आपने यस बहुत बताया ये बात कि जब भी आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तब भी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, एंड तक आंसर लेकर आए और देखें कि सही सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे यस मैम, क्योंकि जब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। यस मैम, जब दिमाग में हम सोचते हैं तो कुछ और होता है, और हाँ जब हम उसको राइट डाउन करते हैं तो फिर फॉर्मूला कहीं ना कहीं कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो हाँ अच्छे से लिख कर प्रॉपर सॉल्व करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है मैम। बिल्कुल। सर अब मेंस की जैसे जो फॉर्मेट है क्यू कैप में कंडक्ट होता है, उसमें तो उसमें एक तो स्पेस का रिस्ट्रिक्शन, गलतियां करने का चांस बहुत ही कम कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो वो आपने कैसे मैनेज किया, कैसे उसके लिए प्रैक्टिस करें कि क्यू कैप फॉर्मेट में पेपर दे सके आराम से? इसके लिए तो मैम पहले तो आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम में आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं या कौन कौन से नहीं आते हैं। हाँ हाँ आप वहां पे जाके किसी नए क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, किसी बिल्कुल। नए फॉर्मूले को। आपको हर टाइप के क्वेश्चन पहले ही प्रैक्टिस करने होते हैं। तो हाँ आपको फील हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ के कि ये मुझसे सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ आप पहले क्वेश्चन डिसाइड कर लो। उसके बाद अगर ट्राई करना है, आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो आते हैं आपको, तो हाँ। आप नए क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो। और अच्छा अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपको पता नहीं है सॉल्व होगा कि नहीं, तो उसी हिसाब से आप स्पेस को भी कवर करो। लाइक आप फर्स्ट हाफ पोर्शन में कॉलम, एक दो कॉलम बना ले अगर, तो फर्स्ट हाफ पेपर में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बाई चांस अगर कुछ गलती हो गई तो हम लाइन ड्रॉ करके सेकंड हाफ में कर सकते हैं उसको। तो हाँ आपको पहले से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे उसको स्पेस यूटिलाइज करना है, कि अगर कोई गलती होगी तो मुझे आगे कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड हाफ पेपर में उसको कर सकते हैं। तो मेनली तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही सॉल्व कर पाओगे आप एग्जाम में। तो यही है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर सॉल्व होता ही नहीं है, गलत हो जाता है। यस मैम। इसके अलावा सर एक और जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन सिलेक्शन। क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमें बिल्कुल आता ही है, ये बिल्कुल नहीं आता है। तो कैसे यस क्वेश्चन, और ज्यादातर ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अगर 5 पार्ट है तो 3 पार्ट इसके भी आते हैं, 3 इसके भी आते हैं। तो कैसे चूज करें कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, बिकॉज दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि आप कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। यस मैम। तो अगर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो मान लीजिए आपको किसी 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, 3 इसमें भी हाँ आते हैं, और 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो हाँ आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको लगता है इन दोनों क्वेश्चन में से इसमें वाला, मतलब मैं थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर थ्योरी है, थ्योरी कोई है, अगर आपने उसके बारे हाँ में थोड़ा बहुत भी सुना है, आप लिख सकते हो, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। या हाँ फिर कोई न्यूमेरिकल है, आपने सॉल्व किया अच्छे से कभी, ठीक, लेकिन उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो में। लेकिन आप वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करो कि आपको बिल्कुल नहीं आता है, कुछ भी कहानी लिख के आते हो। तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हो वो उतना आप लिख के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो इस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी मैम। यस तो इन जनरल सर डेरिवेशन मैम। या फिर जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए या न्यूमेरिकल्स को प्रेफरेंस देना चाहिए? इसके लिए तो मैम डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे कि ब्रांच पे। उसने कैसे प्रैक्टिस करी है। यस मैम, कैसे हाँ प्रैक्टिस करी, उसका कैसे वो है। तो मेनली तो जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो कि क्वेश्चन को लेकर या हाँ फिर प्रूफ डेरिवेशन को लेकर, उतना ही आप अच्छे से उसको अटेंड कर सकते हो। या फिर थ्योरी में अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो, हेडिंग्स प्रॉपर लिखते हो, तो आप थ्योरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर हाँ सकते हो। बट मैं कहूंगा डेरिवेशन ज्यादा अच्छे से अगर आपने उसको प्रैक्टिस करी है तो आप ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करके उसको मार्क्स ले सकते हो। क्योंकि हाँ डेरिवेशन में आपको कहीं भी मार्क्स कट नहीं सकते हैं। हाँ बट थ्योरी में अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो एग्जामिनर को ये पॉइंट मिल जाएगा कि ये पॉइंट मिस हुआ है, इसलिए मार्क्स इसके कटे हैं। तो इसलिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर जब आपका फाइनल रिजल्ट आया, रैंक आई, तो उस दिन के बारे में बताइए, कैसा फील हुआ आपको, कैसा लगा? ऑल द एफर्ट दैट यू पुट इन, जो भी आपने मेहनत की, जो भी सब कुछ अपना एफर्ट डाला, तो वो जब फाइनली फ्रूटफुल हुआ तो कैसा लगा आपको? मैम उस टाइम का तो मुझे बिल्कुल अभी भी एग्जैक्ट याद है।
उस टाइम भाई दूज वाला दिन था, दिवाली के एक दिन छोड़ के अगला दिन था, सैटरडे था। तो उस टाइम पे क्या था कि एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया था जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उसी पे डिस्कशन होता रहता था रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि डिले बहुत हो गया था रिजल्ट में एज कम्पेयर टू लास्ट पास्ट ईयर्स। तो इस वजह से हम लोग को डिस्कशन होता रहता था कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो कहीं कोई स्टूडेंट ऐसी पीडीएफ डाल दे रहा है फेक कि रिजल्ट आ गया, कोई स्टूडेंट ऐसी फेक पीडीएफ डाल दे रहा है रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही जब फाइनल रिजल्ट आया उस टाइम भी ऐसी एक पीडीएफ आई, बट मुझे पता नहीं था कि ये रियल पीडीएफ है, रिजल्ट आ गया है। मुझे लगा फेक पीडीएफ है, मैंने फोकस नहीं किया और मैं पार्टी में जा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें सब सारे स्टूडेंट्स अपनी रैंक लिखना शुरू कर दिए कि AIR 41, AIR this, AIR 100, तो मुझे फील हुआ कि अब तो पक्का रिजल्ट है। फिर मैंने उसको ओपन करके देखा और जब मैंने खुद सर्च किया, मेरी अपनी रैंक दिखी उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। शायद वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, क्योंकि जब मैंने रिजल्ट देखा था, मैंने उस टाइम पे मेरी फैमिली भी मेरे साथ में थी, मैं कार से पार्टी में जा रहा था, तो काफी मुझे अच्छा लगा। उस टाइम पे तुरंत मैंने मम्मी को बताया, फिर पापा घर पे थे, पापा को भी जाके बताया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी दरअसल उस दिन मेरी मेहनत तो छोड़ दीजिए आप, उनकी मेहनत सफल हुई थी। उन्होंने काफी मेहनत करी थी जो अपनी लाइफ में मुझे पढ़ाने के लिए, उनकी मेहनत सफल हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। अपनी पास्ट को फिर मैंने सोचा, पूरी रात सोचता रहा कैसे मेहनत करी, कितने स्ट्रगल्स करने पड़े, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बट फाइनली उसका फ्रूटफुल रिजल्ट सब भुला देता है उस टाइम पे। तो बहुत अच्छा लगा मैम उस टाइम पे। यस Many congratulations again for that. मैम, थैंक यू। तो सर इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में। जैसे ESE में सिलेक्शन के बाद आई थिंक 2-3 मंथ्स बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट होते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग पीरियड के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस टाइप की ट्रेनिंग, कितनी जॉब स्पेसिफिक होती है, कितनी कॉमन ट्रेनिंग होती है सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए, और किस टाइप की ट्रेनिंग कराई जाती है? यस मैम, ट्रेनिंग तो मैम डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसी ट्रेनिंग है। हाँ. तो अगर मैं बात करूं अपने डिपार्टमेंट की, जो मुझे BRO अलॉट हुआ है, तो BRO में ट्रेनिंग होती है, जैसा मैंने अपने सीनियर से सुना है कि इसमें फिजिकल ट्रेनिंग एज वेल एज थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी होती है। तो फिजिकल ट्रेनिंग में आपको रनिंग भी कराते हैं, PT भी कराते हैं, आपको स्पोर्ट्स भी खिलाते हैं, और ये फोर्स होता है, इंजीनियरिंग फोर्स होता है। तो इसमें आपको उसी हिसाब से आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है। तो इसकी ट्रेनिंग पुणे में होती है, और इनके डिपार्टमेंट का ही सेंटर है, वहीं पे ट्रेनिंग होती है। वहीं पे आपको सारे गेम्स भी खिलाए जाते हैं और डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया जाता है, और अराउंड 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से मतलब ट्रेनिंग होती है, और वो 2-3 महीने बाद ही, जैसे ही आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो उसके 2-3 महीने बाद ही आ जाती है। तो जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग होती है दैट इज अबाउट द डिपार्टमेंट, यानी कि क्या काम होगा बेसिकली, क्या उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सब कुछ। यस मैम। अच्छा, तो नेक्स्ट सर हम बात करेंगे पोस्टिंग्स की, जो आपके डिपार्टमेंट में होती है। किस टाइप की पोस्टिंग्स होती है, कितना ड्यूरेशन रहता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी जनरली रूरल पोस्टिंग्स रहती हैं या अर्बन पोस्टिंग्स रहती हैं? यस मैम, तो जैसा कि नेम इंडिकेट करता है मैम, मेरे डिपार्टमेंट का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मेनली पोस्टिंग बॉर्डर्स पे ही होती है। बॉर्डर्स पे जो रोड हम लोग प्रिपेयर करते हैं, डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है आर्मी के लिए, वो BRO बनाता है। तो मेनली पोस्टिंग इसकी बॉर्डर्स पे ही है मैम। लाइक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, आसाम, उधर पोस्टिंग होती है नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि आप फुल टाइम हिल स्टेशन का वो लेने जा रहे हैं कि लाइफ टाइम आप हिल स्टेशन पे ही रहेंगे। तो अच्छी पोस्टिंग रहती है, आप कह सकते हैं। अगर किसी को नेचर में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है उसको अकेले रहना है, तो उसके लिए अच्छी पोस्टिंग होती है। और बात करें अगर पीस पोस्टिंग की, तो पीस पोस्टिंग भी कई सारी हैं, जो दिल्ली है, पुणे है, यहाँ भी डिपार्टमेंट इसके हेडक्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी पोस्टिंग होती है और बॉर्डर्स पे भी होती है। तो पोस्टिंग वाइज तो सर पोस्टिंग का मतलब कितने फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते हैं? ट्रांसफर तो मैम मैंने पूछा था अपने सीनियर से कि कितना टाइम लगता है ट्रांसफर में, तो उन्होंने यही बताया कि पहले जो AEE के लिए अपॉइंट होते हैं उसमें 3 साल पे ट्रांसफर होता है, और जैसे ही आपकी पावर्स बढ़ती हैं, आपकी फाइनेंशियल पावर बढ़ेगी, वैसे ही आपकी पोस्टिंग जल्दी आएगी। उसके बाद 2 इयर्स पे ट्रांसफर होता है हर साल। हर 2 इयर्स पे ट्रांसफर होता है पोस्टिंग मैम। यस मैम।
तो सर इसके अलावा आप ये बताइए कि जो आपने अपनी कुछ हॉबीज डेवलप की होंगी यूपीएससी के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे थे, अब हाउ डू यू फाइंड टाइम टू परसुएड योर हॉबीज? क्या हॉबीज आपने की? क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो, है ना? कई लोग तो मैंने देखा है कि हॉबीज केवल यूपीएससी इंटरव्यू के लिए दे वर्क ऑन देयर हॉबीज, कि उस टाइम यस बताने के लिए कुछ चाहिए। तो क्या हॉबीज प्रिपरेशन के साथ स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं? यस मैम। मेनली तो पहले उस टाइम पे मैम स्विमिंग मेरी हॉबी थी, जो कि मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था स्विमिंग करना। बट क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे मैं वो सब कर नहीं सकता था, और उसके बारे में मुझे देखना नहीं अच्छा लगता था स्पोर्ट्स, बट करना अच्छा लगता था स्विमिंग। तो मुझे किसी ने कोई ये बताने वाला भी नहीं था गाइडेंस से कि आप ये भी इंटरव्यू में बोल सकते हो मुझे करना अच्छा लगता है बट देखना नहीं अच्छा लगता है स्विमिंग एज ए स्पोर्ट। तो मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ी थी कि इसका प्लेयर कौन है, और माइकल फेल्प्स है, और कौन प्लेयर है, कितनी रैंक है, ओलंपिक्स में कितने जीते, उन्हें गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये सब मुझे प्रिपेयर करना पड़ा था। बट मैं अभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप ये भी यूपीएससी में जस्टिफाई कर सकते हो कि आप ये आपको ये करना अच्छा लगता है स्विमिंग, बट स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स देखना नहीं अच्छा लगता। तो आप ये जस्टिफाई उनको कर सकते हो, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी चॉइस होती है। और उस टाइम पे जो कॉमन एक हॉबी होती है सबकी, लिसनिंग सॉन्ग, वो भी मेरी हॉबी थी। जब भी पढ़ के मैं एग्जॉस्ट हो जाता था तो मैं तुरंत छत पे जाके गाने सुनने लगता था। और गाने के साथ एक मैं आप यस मैम, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम में एक चीज और सुनता था जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो आता था। तो जो नई वाली महाभारत है स्टार प्लस की, उसकी क्लिप है, उपदेश जो कृष्ण भगवान ने दिए हैं अर्जुन को, उसकी क्लिप है बहुत लंबी, 59 मिनट की। तो मैं जब भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था, पढ़ के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, तो मैं वो क्लिप पूरी सुनता था, ऊपर छत पे खड़े होकर अकेले बैठ के वो पूरी क्लिप सुनता था। तो मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। काफी कुछ मतलब अपने लाइफ से मैं रिलेट करता था, मैं ऐसे करने लगूं तो ये हो जाएगा ऐसे, और उसको मैं अपनी लाइफ में भी उतारने की कोशिश करता था। तो मुझे काफी हेल्प मिली उन सब क्लिप से। महाभारत की जो क्लिप सुनता था, या फिर जो गाने वाने मोटिवेशनल सुनता था, तो इन सब से काफी हेल्प मिल जाती थी, और फिर से मेरा मोरल बूस्ट होता था पढ़ाई के लिए। इस तरह से आप कवर भी कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती है उस टाइम पे, और अच्छे से हॉबी को ही फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल, सो वेरी वेरी हेल्पफुल। आई थिंक ये बहुत सारे और एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, बहुत लोग ये फॉलो कर सकते हैं। तो सर yes, आपने मेहनत की, पढ़ाई की, सिलेक्शन हुआ, अब आप ये बताइए कि हाउ इज लाइफ ओवरऑल, यानी कि कितना आपको लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई, या अभी कुछ और एम है आगे, अभी और बढ़ना है और देखना है, या फिर क्या आपको सेटिस्फैक्शन है, क्या फील होता है? मैम अभी तक तो प्रिपरेशन करी और उसका रिजल्ट भी मिल गया अच्छे से। तो अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने पीछे की जो पास्ट में मैंने स्ट्रगल किया है उसको देखकर। बट मुझे लगता है कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए, मेहनत हमेशा करते ही रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ अचीव करते रहना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी करनी है आगे, और जिससे मैं पब्लिक से कनेक्ट हो पाऊँ और ज्यादा एक्सपोजर अच्छा मिलेगा मुझे हर चीज में। कई सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं प्रमोशन के बाद एएस के, उनके अंडर में आते हैं। तो मैं इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को वहां भी यूज कर सकता हूँ, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं वो मेरे अंडर में, उनको मैं बेटर पॉलिसी से उनको अच्छे से मैं कवर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि आगे भी प्रिपरेशन करते रहना है मुझे अच्छे से। और उसके अलावा लाइफ तो काफी चेंज हो गई है सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद से। जो एज ए स्टूडेंट आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, टेंशन रहती है हमेशा, कहाँ सिलेक्शन होगा, क्या होगा, वो सब हट जाती है। आप अपने मन का कुछ भी कर सकते हो। तो अभी मेरे चॉइसेस हैं कि मैं इसी डिपार्टमेंट में रहना है या फिर कहीं और जाए, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो अभी तो मैं प्रिपरेशन के लिए मैं फोकस्ड हूँ सिविल सर्विसेज की। पर अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं या सिलेक्ट नहीं भी होते हैं, तो वी नो कि जैसे भी आप सर्व करेंगे कंट्री को, इट वुड बी एनीवे वेरी हेल्पफुल, और आप जो भी करेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में रहेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी नाइस कनेक्टिंग विद यू, वेरी मोटिवेशनल सेशन। एनी लास्ट मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहें, वो लोग अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किस तरह मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं? कुछ और मैसेज जो आप उनको देना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए? यस मैम, मैं तो यही बोलूंगा मैम, आईएएस जो लाइफ है ये बहुत लॉन्ग लाइफ है प्रिपरेशन की।
तो आपको इसके लिए क्या कंसिस्टेंसी चाहिए, आप डेली प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो और खुद पर भरोसा रखो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये सब भरोसा होना जरूरी है। उसके साथ ही हार्डवर्क भी डेली करते रहना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ में, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और जिसका आपको रिजल्ट आपके इंटरव्यू में दिखेगा, आपके एग्जाम्स में दिखेगा। तो आप हार्ड वर्क करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस्ड हो अपनी पढ़ाई पर और खुद पर भरोसा रखो कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आगे बढ़ सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड वेरी मोटिवेशनल एज वेल। आप लोगों को और भी कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वील ट्राई टू कनेक्ट विद सर अगेन एंड आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू so much for connecting with us, sir. It was very nice having you. And thank you everyone for watching this video. If you like this video, do share it with your friends and give us a thumbs up. If you have not subscribed to the channel already, do press the subscribe button and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you so much. Thank you, sir.